गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, जो आपका कोर्स EC 002 में स्टार्ट हमने किया हुआ है, उसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी फंक्शंस आपको पढ़ाए थे। मैंने आपको पिछली क्लास में फील्ड पढ़ाया था। बेसिकली फील्ड एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है। फील्ड एक मैथमेटिकल ट्रिपलेट होता है जिसके अंदर एक सेट होता है नॉन एम्प्टी और दो बाइनरी कंपोजिशंस होती हैं और वो 11 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। आज हम नया टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर इकोनॉमिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर स्पेस। तो जब भी हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं वो कन्फर्म ओवर ए फील्ड डिफाइन होता है। तो मेरे बच्चों, वेक्टर स्पेस भी एक सेट ही होता है विद सम ऑपरेशंस। तो जैसे फील्ड में एक सेट हुआ करता था, दो बाइनरी ऑपरेशंस, दो बाइनरी कंपोजिशन, ऐसे ही वेक्टर स्पेस भी एक ट्रिपलेट होता है जिसमें एक सेट होता है और एक उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस होता है, दूसरा कोई आर्बिट्री ऑपरेशंस होता है विद रेस्पेक्ट टू सम फील्ड। तो जब भी आप कभी वेक्टर स्पेस बनाते हैं, वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक फील्ड होना चाहिए। इन जनरल हम वो जो फील्ड लेते हैं वो रियल नंबर ले लेते हैं इन जनरल। तो वेक्टर स्पेस जब भी डिफाइंड होगा वो विद रेस्पेक्ट टू सम फील्ड डिफाइन होगा। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरा टॉपिक क्या है? टॉपिक है मेरा बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल एकदम, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड। तो क्या होगा? लेट V बी ए नॉन एम्प्टी सेट। V फॉर वेक्टर स्पेस, V एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड लेट F बी द फील्ड। ठीक है जी, जो F है वो फील्ड है। सपोज मैं इसको R ले लेता हूं, सेट ऑफ रियल नंबर, सिंप्लिसिटी के लिए। अब आपको पता है कि रियल नंबर जो होंगे वो फील्ड होगा ओवर द एडिशन एज ए बाइनरी कंपोजिशन, ओवर द मल्टीप्लीकेशन एज ए बाइनरी कंपोजिशन, राइट। अब वो ये कहता है कि अगर आपका V एक नॉन एम्प्टी सेट है ओवर द फील्ड R, तो मैं यहां पे दो फंक्शन डिफाइन करना चाहूंगा। एक एडिशन होगा जो कहां पे डिफाइन होगा? V क्रॉस V से लेके V पे, मींस एडिशन इज बाइनरी कंपोजिशन ओवर V। क्यों? क्योंकि एडिशन यहां पर बाइनरी कंपोजिशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू V, कंफर्म x प्लस y बिलोंग्स टू V होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी कंपोजिशन। तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आपके पास एक बाइनरी कंपोजिशन होना चाहिए ऑन V, जिस सेट को आप वेक्टर स्पेस बनाना चाहते हैं, राइट। फिर एक दूसरा मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए डॉट, लेकिन वो कहां पे होना चाहिए? F क्रॉस V से लेके V पे। अगर आप F नहीं लिखना चाहते तो आप R क्रॉस V से लेके V पे, क्योंकि आपने R यहां पर फील्ड माना हुआ है। सो बेसिकली जो डॉट डिफाइन होगा, वो V क्रॉस V पे डिफाइन नहीं होगा, वो होगा R क्रॉस V पे। और क्या उसकी रेंज होगी? वही सेट V उसका रेंज होगा। तो अब आप मेरे बच्चों डॉट को, मल्टीप्लीकेशन को बाइनरी कंपोजिशन नहीं कह सकते, क्योंकि बाइनरी कंपोजिशन का डोमेन या तो R क्रॉस R होता या तो V क्रॉस V होता। यहां पे क्या है? R क्रॉस V। लेकिन इस बात का मतलब क्या है वो समझाता हूं। इस बात का मतलब यह है कि मैं कोई भी एक रियल नंबर लूंगा और कोई भी एक एलिमेंट लूंगा V का, देन जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा
अल्फा डॉट एक्स वो कन्फर्म एक एलिमेंट बनेगा v का। तो जो डॉट है मल्टीप्लीकेशन है, उसका डोमेन है r क्रॉस v। इसका मतलब है एक रियल नंबर मुझे लेना है, मतलब एक एलिमेंट मुझे लेना है फील्ड से और दूसरा एलिमेंट मुझे लेना है वेक्टर स्पेस से, और दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो मुझे एलिमेंट मिलना चाहिए v का, यानी कि आपके वेक्टर स्पेस का। तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए तीन चीजें आपको चाहिए। एक तो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, उस पे एक एडिशन ऑपरेशन चाहिए जो कि बाइनरी कंपोजिशन है, और एक दूसरा फंक्शन चाहिए मल्टीप्लिकेशन, जो कि बाइनरी कंपोजिशन तो नहीं है बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जहां पे जो पहला जो सेट है R, ये एक फील्ड होना चाहिए मेरे बच्चों। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में फील्ड पढ़ाए थे कि फील्ड के बिना वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो अब एक्चुअली में क्या हुआ, हमारे पास एक ट्रिपलेट बन गया। अगर हम अंडरस्टूड ये मान ले कि जो फील्ड है वो रियल नंबर है, तो मेरे पास एक ट्रिपलेट बन गया v प्लस एंड डॉट। दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस है ना। इफ सेटिस्फाई सम कंडीशन, इफ सेटिस्फाई सम कंडीशंस। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने बोला था कि जितनी भी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वो सब की सब ट्रिपलेट होती हैं, जिसमें कुछ सेट्स होते हैं, जिसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, और वो कुछ सेट ऑफ कंडीशंस, बंच ऑफ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को कुछ नाम दे दिया जाता है। तो यहां पे जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर स्पेस। अब वो कहता है कि वेक्टर स्पेस के लिए तीन चीजें चाहिए, आपको मिल गई। और अब अगर वो फॉलोइंग 10 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। बिल्कुल सिंपल। अब क्या है वो स्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं मेरे बच्चों। वेरी सिंपल। सबसे पहले x प्लस वाई बिलोंग्स टू v फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू v। तो चलिए जी, ये तो बाइनरी कंपोजिशन से आ गया, और बाइनरी कंपोजिशन यही कहती है, क्या कहती है कि अगर आपके v को वेक्टर स्पेस होना है तो वेक्टर स्पेस यानी कि v के कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए, उन पे आप एडिशन ऑपरेशन लगाइए। एडिशन ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वो कंफर्म उस सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। ये डन बात है बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आपका v होगा वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू y प्लस एक्स फॉर ऑल x कोमा y बिलोंग्स टू v। अब याद करो, ऐसी कंडीशन मैंने कुछ कुछ आपको फील्ड में भी समझाई थी, तो यहां पे डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहा है कि आपके v को वेक्टर स्पेस होने के लिए उसका कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना मैंडेटरी है। चलिए लिख दिया जी। नाउ थर्ड पॉइंट, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू v। वेरी सिंपल। वो कह रहा है कि तीन एलिमेंट्स अगर मैं आपके सेट के लूं तो वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है, पिछली क्लास में जब फील्ड पढ़ा रहा था तो इसका डीप डिस्कशन आपके साथ मैंने किया था। चलिए जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल x belongs to v there exists an e element belongs to v such that x plus e element is equal to x। समझ रहे हो? Now this e is what? This e is nothing but additive identity।
तो वो कहता है कि V को वेक्टर स्पेस होने के लिए उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होना मैंडेटरी है। इन जर्नल एडिटिव आइडेंटिटी 0 एलिमेंट होता है और हम उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस E इज यूनिक फॉर एवरी वेक्टर स्पेस। जैसे रियल नंबर के सेट में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, तो दुनिया में बहुत सारे वेक्टर स्पेस होंगे तो उनकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके वेक्टर स्पेस में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। हु इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिसमें अगर आप एडिटिव प्रॉपर्टी लगाओ किसी भी एलिमेंट के साथ तो वो एलिमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट, फॉर ऑल x belongs to V, there exists some another element y belongs to V such that x plus y is equal to additive identity। ये बात मैं आपको फील्ड में अच्छे से डीपली डिस्कशन करके बच्चों समझा चुका हूं। दिस y is nothing but एडिटिव इनवर्स। तो कौन होता है एडिटिव इनवर्स? वो एडिटिव इनवर्स होता है जिसमें x प्लस वाई करने पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो वो कहता है कि वेक्टर स्पेस होने के लिए आपके सेट के अंदर हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और जो एडिटिव इनवर्स होते हैं वो हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यूनिक होते हैं। जैसे अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें, एक्चुअली में सेट ऑफ रियल नंबर वेक्टर स्पेस भी होता है, फील्ड भी होता है, वेक्टर स्पेस भी होता है। तो इसीलिए बार बार मैं समझाने के लिए सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहा हूं आपके सामने। फिर मैं आज कुछ एग्जाम्पल लूंगा वेक्टर स्पेस के, और बहुत सारे भी सेट ऐसे हो सकते हैं। तो अगर 2 का एडिटिव इनवर्स देखूं तो माइनस के 2, 3 का एडिटिव इनवर्स के देखूं तो माइनस के 3, इसका मतलब एडिटिव इनवर्स मेरे पास मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो ये पांचों प्रॉपर्टी है जो सबसे पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। टोटल है 10 प्रॉपर्टी, तो 5 मैंने आपको समझाई। ठीक है, एक चीज को आप नोटिस करोगे कि ये पांचों प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी एडिशन के रेस्पेक्ट में है। अब बारी आती है मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। तो जो 6 प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में है। क्या है? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैं यहां पे फील्ड रियल नंबर लेके चल रहा हूं, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, तो कंफर्म अल्फा इंटू एक्स मस्ट बिलोंग्स टू v होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं फील्ड से और एक एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस से, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो भी बनेगा वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होना चाहिए, तभी आपका सेट V वेक्टर स्पेस हो सकता है। समझ गए? अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं कि अगर अल्फा में से एक लूं फील्ड से और कोई मैं अनदर एलिमेंट लूं V का, तो जो डॉट है मल्टीप्लीकेशन है किसी नंबर का, किसी एलिमेंट ऑफ फील्ड का, किसी वेक्टर के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंफर्म एक वेक्टर बनना चाहिए। बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 7th पॉइंट अब थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट है। क्या है 7th पॉइंट? वो कह रहा है कि अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई बराबर होगा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x, y बिलोंग्स टू v। बी केयरफुल, यहां पे वो क्या कह रहा है कि जो फील्ड का एलिमेंट है वो वेक्टर के एलिमेंट या वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। तो बेसिकली यहां पे आप क्या कर रहे हैं, पहले आप 2 एलिमेंट ले रहे हैं वेक्टर स्पेस के, उनका एडिशन कर रहे हैं और फिर वो जो वेक्टर बनेगा उसका आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं फील्ड के एलिमेंट के साथ। वो कहता है कि दिस इज सेम एज, पहले आप फील्ड के एलिमेंट के साथ x का मल्टीप्लीकेशन करो, फील्ड के एलिमेंट के साथ y का मल्टीप्लीकेशन करो और फिर उन दोनों का एडिशन करो, तो आप
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर होनी चाहिए. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फील्ड एलिमेंट ओवर द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस. राइट. तो ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो फील्ड में नहीं थी. फील्ड में हालांकि ये प्रॉपर्टी डिफाइन थी, बट उसमें दोनों के दोनों बाइनरी कंपोजिशन से, यहां पे डॉट बाइनरी कंपोजिशन नहीं है. चलिए खैर, अब मेरे बच्चों यहीं पे मैं 8th प्रॉपर्टी लेके आता हूं. दिस इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू v. बिल्कुल आराम से गौर से समझिए. देखिए 7th प्रॉपर्टी और 8th प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है. 7th प्रॉपर्टी में दो वेक्टर का एडिशन करके मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है फील्ड के एलिमेंट का. 8th प्रॉपर्टी में दो फील्ड के एलिमेंट का एडिशन करके मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट यानी कि x का, और दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. इसका मतलब वेक्टर स्पेस में स्केलर वेक्टर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड वेक्टर स्केलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो 7th और 8th प्रॉपर्टी मिलके हमें यह रिप्रेजेंट करती है कि हम वेक्टर स्पेस के अंदर स्केलर्स को वेक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं या वेक्टर्स को हम स्केलर पे डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं. अगर आप कभी नहीं करा सकते तो आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं मानी जाएगी एंड आपका सेट वेक्टर स्पेस नहीं माना जाएगा. बिल्कुल वेरी सिंपल. अब मेरे बच्चों यहीं पे 9th प्रॉपर्टी पे थोड़ा काम करते हैं. 9th प्रॉपर्टी इज वेरी इजी. अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू v. बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है पहले सुन लीजिए. वो कहता है कि अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूं फील्ड के, फील्ड इज व्हाट? रियल नंबर, और एक एलिमेंट लेता हूं वेक्टर स्पेस का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. कंडीशन क्या है? वेरी सिंपल. देखिए वो कहता है कि पहले आप वेक्टर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करो, तो वेक्टर में जब आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर बनेगा, और फिर इस वेक्टर की दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करो. दिस इज सेम एज पहले आपने दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई की होती और उसमें फिर वेक्टर की मल्टीप्लाई की होती, तो दोनों सेम बातें हैं. मतलब अगर आपको किसी वेक्टर में एक नंबर का मल्टीप्लाई करके फिर नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज सेम एज पहले आप दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों फील्ड के एलिमेंट का, और फिर जो नंबर बनेगा उसका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे वेक्टर के एलिमेंट के साथ तो भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. मतलब दोनों जो मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वल बनेंगे. राइट. सो दिस इज माई 9th प्रॉपर्टी मेरे बच्चों. लास्ट प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी नंबर 8 विच इज वेरी ऑब्वियस बट सेटिस्फाई होनी चाहिए. प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है मेरे बच्चों? वो कह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v 1 डॉट x इज इक्वल टू x. मीन्स व्हाट? आपके सेट के अंदर, आपके फील्ड के अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए कोरस्पॉन्डिंग टू वेक्टर स्पेस. मीन्स 1 विच इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी dot with vector element is same as that vector element. right. तो अगर कोई भी सेट together with addition and together with multiplication इन 10 की 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है मेरे बच्चों, then this triplet v plus dot is called vector space. right. चलिए जी, अब आज आपको एक कमाल की बात बताता हूं. किसी ने पूछा या किसी ने कहा कि हमें लगता है कि भगवान एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन रहे होंगे. मतलब भगवान जी हैं जो जिन्होंने ये पूरा सृष्टि बनाया है, वो वाकई में ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे होंगे.
अब आपको लगेगा सुधीर सर क्लास के बीच में कहां आप भगवान जी को ले आए। समझाता हूं। दुनिया में जितने भी काम होते हैं मतलब एवरीथिंग, समझ गए? आप घर बनाते हैं, आप शादी करते हैं, जो भी आप काम करते हैं दुनिया में, वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक वो वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स इज ए वेक्टर स्पेस। मतलब ठीक है, अभी आपको हो सकता है मेरी बात का विश्वास ना हो, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा कभी। तो वेक्टर स्पेस दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो तभी पॉसिबल है जब वो वेक्टर स्पेस की थ्योरी को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैथमेटिकली। चलिए कैसे देता हूं, देखिए मेरे बच्चों, आपने शायद कभी आर स्क्वायर पढ़ा होगा। आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये जो आर स्क्वायर है, ऑब्वियसली ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो मैं एक सेकंड के लिए इसको V कंसीडर कर रहा हूं, V फॉर वेक्टर स्पेस। मैं इसको एक सेकंड के लिए V कंसीडर कर रहा हूं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आर स्क्वायर को V ले लूं और ओवर द फील्ड F को मैं R ले लूं, मतलब F जो फील्ड आप लेते हैं उसको भी मैं एक सेकंड के लिए R ले लूं, तो क्या ये V ओवर R वेक्टर स्पेस बनेगा? तो क्या आर स्क्वायर एक वेक्टर स्पेस होता है? अब आपका जवाब होगा यस सर। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने आर स्क्वायर में एक चीज को देखा होगा, जब आप आर स्क्वायर के दो एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए कैपिटल X कैपिटल Y आर द एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे लेंगे? सपोज आपने X ले लिया A कोमा B, सपोज, है ना, और Y आपने ले लिया सपोज A1 कोमा B1, तो ये भी आर स्क्वायर का एलिमेंट है और ये भी आर स्क्वायर का ही एलिमेंट है। समझ गए? तो जब आपको कभी यह कहा जाता है कि मेरे बच्चों आर स्क्वायर के दो एलिमेंट का एडिशन करिए, तो पता है आप कैसे करते हैं? X प्लस वाई आप कैसे करते हैं? A कोमा B प्लस A1 कोमा B1, और आप एडिशन करके मुझे रिजल्ट क्या देते हैं? A प्लस A1 B प्लस B1, और ये कंफर्म आर स्क्वायर का एलिमेंट बनता है। तो आज मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप आर स्क्वायर के दो एलिमेंट्स का एडिशन करते हैं तो आप एडिशन का रूल क्या बनाते हैं? आप पहले वाले कंपोनेंट को पहले वाले से ऐड करते हैं और दूसरे वाले कंपोनेंट को दूसरे वाले से ऐड करते हैं। मेरा क्वेश्चन यह है कि आप ऐसे एडिशन क्यों करते हैं? मैं तो नहीं कहता ऐसे कि पहले को पहले से ऐड करिए, दूसरे को दूसरे से ऐड करिए, तो कोई ना कोई लॉजिक होगा सच दैट आर स्क्वायर के एलिमेंट्स को ऐसे ऐड किया जाता है। उसका लॉजिक है, अगर आप ऐसे एडिशन नहीं करोगे तो आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस की 10 कंडीशनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आर स्क्वायर अगर आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है तो उसको वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए वेक्टर्स का जो एडिशन है वो कोरस्पोंडिंगली ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। बी केयरफुल। फिर आप क्या करते थे? एक नंबर का मल्टीप्लाई करते थे किसी वेक्टर के साथ। तो नंबर मान लीजिए अल्फा है, वेक्टर है A कोमा B, तो मल्टीपल कैसे करते थे? अल्फा इंटू A कोमा अल्फा इंटू B। याद आया आप लोगों को? समझ में आया? तो मेरा एक सवाल है कि जब आप आर स्क्वायर के किसी वेक्टर के अंदर किसी नंबर का मल्टीपल करते थे तो आप इस नंबर का मल्टीपल पहले कंपोनेंट में भी करते हो, दूसरे कंपोनेंट में भी करते हो। सवाल यह है कि क्यों करते हो? किसने बोला आपको ऐसा? आप एक ही में मल्टीपल कर दीजिए, दूसरे में मत मल्टीपल करिए। सर वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस तभी होता है जब दो वेक्टर्स का एडिशन आप ऐसे डिफाइन करते हैं और एक वेक्टर का एक
स्केलर के साथ मल्टीपल आप ऐसे डिफाइन करते हैं। एंड बी केयरफुल, आप कभी भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, आप कभी भी एक वेक्टर का और एक स्केलर का एडिशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने आपको कभी सिखाया ही नहीं, हमने सिर्फ आपको वेक्टर्स को ऐड करना सिखाया है और वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीपल करना सिखाया है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सुधीर सर हमने तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है। बाबू वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, आपने जो किया है उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इज ए डिफरेंट सिनेरियो, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए डिफरेंट सिनेरियो। आपने कभी भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर्स का होता ही नहीं है। वो जो आपने किया है ना उसको डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, वो डिफरेंट थिंग है। आप कभी भी किसी वेक्टर के अंदर किसी भी कांस्टेंट को या किसी भी नंबर को एडिशन नहीं कर सकते। एडिशन सिर्फ दो वेक्टर्स के होते हैं और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक वेक्टर और एक फील्ड का एलिमेंट या एक नंबर्स का हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चों जो आर स्क्वायर होता है with respect to defined addition and with respect to defined multiplication वेक्टर स्पेस होता है। अगर मैं एडिशन का डेफिनेशन चेंज कर दूं, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन चेंज कर दूं मेरे बच्चों, तो कंफर्म जो आर स्क्वायर होगा वो वेक्टर स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम ये प्रूफ करते हैं कि आर स्क्वायर टुगेदर विद दिस एडिशन एंड टुगेदर विद दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज ए वेक्टर स्पेस। वेरी सिंपल, देखिए कैसे। तो मेरे बच्चों आर स्क्वायर टुगेदर विद प्लस टुगेदर विद डॉट इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, और एडिशन में डिफाइन कर चुका हूं, डॉट में डिफाइन कर चुका हूं। ठीक, तो ये वेक्टर स्पेस होगा। सबसे पहले तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, चलिए आपने दो एलिमेंट लेने हैं x कोमा y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। चलिए जी ले लिया आपने। अब x आपका क्या होगा, मान लीजिए x1 कोमा x2, y आपका क्या है, सपोज y1 कोमा y2। दिस बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, दिस बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, x1 और x2 दोनों रियल नंबर हैं। इसका मतलब क्या है, y1 और y2 दोनों रियल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई आपसे कह दे कि x प्लस वाई बताइए, अकॉर्डिंग टू रूल आप x1 प्लस y1 करेंगे और x2 प्लस y2 करेंगे, क्योंकि मैंने ये डेफिनेशन आपको बता रखी है। अब एक बात बताइए मेरे बच्चों, x1 रियल नंबर है, y1 रियल नंबर है, तो दोनों का एडिशन रियल नंबर होगा, मतलब ये रियल नंबर होगा। सिमिलरली ये भी रियल नंबर होगा। तो बच्चों इसका ऑर्डर्ड पेयर कहां बिलोंग करेगा, आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन थी कि x अगर मैं कोई v का एलिमेंट लेता हूं, y अगर मैं कोई v का एलिमेंट लेता हूं, तो इनका एडिशन v के अंदर होना चाहिए, वो सेटिस्फाई यहां पर हो गई। दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि x प्लस वाई, दिस इज व्हाट बेसिकली x1 कोमा x2 प्लस y1 कोमा y2 विच इज व्हाट x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मेरे बच्चों आपको पता है कि रियल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, तो पहले वाले को मैं लिख सकता हूं y1 प्लस x1, दूसरे वाले को मैं लिख सकता हूं y2 प्लस x2। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, y1 कोमा y2 प्लस x1 कोमा x2। नाउ दिस इज व्हाट y प्लस x, दैट्स इट। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिवनेस, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू y प्लस x। तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई मेरे बच्चों। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी भी इजीली सेटिस्फाइड हो जाएगी। थर्ड में मुझे तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। एक ले लेता हूं z विच इज इक्वल टू z1 कोमा z2 विच बिलोंग्स टू
आर स्क्वायर, इसका मतलब है कि Z1 Z2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ गए? कुछ नहीं करना है आपको, पहले आप x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे तो ये किसके बराबर बनेगा? ये बराबर बनेगा x1 कोमा x2 प्लस y1 प्लस z1 कोमा y2 प्लस z2। ठीक है, पहले मैंने y प्लस जेड कर दिया। अब जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो कैसे लिख सकते हो इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करके? वेरी सिंपल, x1 प्लस y1 प्लस z1 कोमा x2 प्लस y2 प्लस z2 बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको क्या मैं ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं? x1 प्लस y1 कोमा, एक सेकंड मेरे बच्चों, कोमा x2 प्लस y2 प्लस z1 कोमा z2, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं तो आप लिख के देख लीजिए, सेम बनेगा। बट नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो भी यहां पर सेटिस्फाइड हो रही है। बिल्कुल सिंपल, राइट? अब मेरे बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। सबसे पहले एक बात आप बताइए मुझे, क्या 0 एलिमेंट आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा? यस। एंड x कोमा वाई प्लस 0,0 क्या ऑलवेज x प्लस 0,y प्लस 0 लिखा जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये रूल है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इज इक्वल टू वोट x कोमा वाई। यस, इसका मतलब अगर आप आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, आपके पास कन्फर्म एक 0 एलिमेंट है, ऐड करोगे तो सेम एलिमेंट बनेगा। नाउ दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आप इसको कैपिटल 0 से रिप्रेजेंट कर दो या तो ई से रिप्रेजेंट कर दो। दिस इज वोट 0। इसका मतलब अंडर द यूजुअल डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको दी थी, उसके अंडर में जो 0 एलिमेंट है वो एडिटिव आइडेंटिटी के रोल को प्ले कर रहा है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। मेरे बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अगर x कोमा वाई बिलोंग्स करता है आर स्क्वायर को, तो कंफर्म माइनस एक्स कोमा माइनस वाई बिलोंग्स करेगा आर स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि x अगर रियल नंबर है तो माइनस एक्स भी रियल नंबर होगा, y अगर रियल नंबर है तो माइनस वाई भी रियल नंबर होगा। तो एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर में, तो माइनस एक्स माइनस वाई बिलोंग करेगा आर स्क्वायर में। एंड आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं x कोमा वाई प्लस माइनस एक्स कोमा माइनस वाई इज इक्वल टू 0,0। यस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स बनेगा। तो आपने ये शो कर दिया कि आर स्क्वायर के अंदर एडिटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो 5 प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई कर दी। अब अगर हम अनदर प्रॉपर्टीज की बात करें, 6 प्रॉपर्टी की बात करें, तो 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया x आपका मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ओके, और अल्फा आपने कोई रियल नंबर ले लिया, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं आप? x इंटू अल्फा या अल्फा इंटू एक्स, विच इज वॉट? अल्फा इंटू एक्स कोमा अल्फा इंटू वाई। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर x भी रियल नंबर है, अल्फा भी रियल नंबर है, तो मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर बनेगा, y भी रियल नंबर है, अल्फा भी रियल नंबर है, मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर बनेगा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ऑर्डर्ड पेयर कहां बिलोंग करेगा? ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा आर स्क्वायर के अंदर। इसका मतलब वट एवर बी अल्फा रियल नंबर, वट एवर बी एक्स एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर, अल्फा इंटू एक्स मस्ट बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। नाउ दिस इज द 6th प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। बिल्कुल सिंपल मेरे बच्चों। अब 7th प्रॉपर्टी क्या थी? 7th प्रॉपर्टी थी कि अगर आप 2 एलिमेंट लेते हैं x, सपोज x1 कोमा x2, ओके,
y कोई लेते हैं सपोज y1 कोमा y2 और अल्फा कोई लेते हैं रियल नंबर सपोज, तो आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी? अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर आएगा? x1 प्लस वाई वन कोमा x2 प्लस वाई टू। अब आप अल्फा की मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस वाई के अंदर, तो क्या मिलेगा? अल्फा इस पे भी मल्टीपल होगा, अल्फा इस पे भी मल्टीपल होगा, तो क्या मिलेगा? अल्फा x1 प्लस अल्फा वाई वन कोमा अल्फा x2 प्लस अल्फा वाई टू। बात खत्म। ठीक है जी। अब आप ये काम करिए। क्या काम करिए? अल्फा डॉट एक्स निकालो, तो क्या होगा? अल्फा x1 कोमा अल्फा x2। ठीक है। अल्फा डॉट वाई निकालो, क्या मिलेगा? अल्फा वाई वन कोमा अल्फा वाई टू। ठीक है बेटा। अब आप दोनों को ऐड कर दो, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, जरा ऐड करना। अल्फा x1 प्लस अल्फा वाई वन कोमा अल्फा x2 प्लस अल्फा वाई टू, जरा देखना ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम रहेगा। नाउ दिस इज द सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। सिमिलरली मेरे बच्चों 8th, 9th और 10th तीनों प्रॉपर्टी आप इजीली ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर जिसको हम बहुत इजीली बड़े शौक से पढ़ते हैं, वो तभी पढ़ा जाता है जब उन वेक्टर्स का जो एडिशन है वो यूजुअली जो आपको सिखाया गया है वही लेना होगा और जो मल्टीप्लीकेशन है वही लेना होगा। ऐसा क्यों लेना होगा? क्योंकि सिर्फ उसी टाइप के एडिशन और उसी फॉर्मेट के मल्टीप्लीकेशन के होने पर आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस बनेगा। अगर आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस नहीं होता तो हम कभी भी मैथमेटिक्स में आर स्क्वायर को नहीं पढ़ते। मैथमेटिक्स में छोड़ो, दुनिया में जितने काम होते हैं सबके सब तभी पॉसिबल हैं जब वो वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है। तो होप सो आपको वेक्टर स्पेस थोड़ा सा समझ में आया होगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, जैसे आज मैंने एक स्पेसिफिक वेक्टर स्पेस लिया आर स्क्वायर, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 4 से 5 डिफरेंट वेक्टर स्पेस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको फर्दर आगे बहुत यूजफुल होंगे। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि कुछ सेट्स वेक्टर स्पेस कब होंगे और कुछ सेट्स वेक्टर स्पेस कब नहीं होंगे। राइट। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है नेक्स्ट क्लास। लेकिन उससे पहले आप प्लीज एक बार वेक्टर स्पेस को समझ लीजिए कि वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। राइट बेटा। तो होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। बाय।